हेलो ऑल, आई एम सुनीता महाराणा। तो आज हम लोग जानेंगे कि आरबीआई क्या है। ठीक है, आरबीआई क्या है। ओके, तो आरबीआई क्या है और आरबीआई को हमारे कंट्री में क्यों एस्टैब्लिश किया गया, आरबीआई का क्या जरूरत हुआ। ठीक है, बैंक तो बहुत सारे थे लेकिन आरबीआई का क्या जरूरत आन पड़ी हमारे कंट्री में। ठीक है, तो आरबीआई क्या है और उसका हिस्ट्री क्या है, उसमें कितने मेंबर है, वो कैसे काम करते हैं, ये सारे चीज आज हम जानेंगे। ठीक है, तो फिर चलो लिख लेते हैं आरबीआई। ओके, तो पहले जानते हैं आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है। आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हमारे कंट्री में क्यों एस्टैब्लिश किया गया और किसके रिकमेंडेशन में इसको एस्टैब्लिश किया गया। ठीक है, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जानने के लिए हम पहले हिस्ट्री पढ़ते हैं इसका, किसका, आरबीआई का। ठीक है, तो इसको जानने के लिए हम लोग चलते हैं 1921 में। 1921 तक हमारे कंट्री में बहुत सारे प्राइवेट बैंक बन गए थे। जितने भी बैंक बने थे सारे तो प्राइवेट ही बने थे 1921 तक। ठीक है, प्राइवेट बॉडी था इसीलिए उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल करने वाला नहीं था। तो इसीलिए सारे बैंक क्या करते थे, जितने भी बैंक बने थे 1921 तक सारे बैंक क्या कर रहे थे, सारे बैंक फ्रॉड कर रहे थे पब्लिक के साथ। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर कोई माई बाप नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनके पापा कोई नहीं है, कोई पापा होगा तभी ना उनको कंट्रोल करेगा। जैसे हम लोगों का पापा होते हैं तो हम लोगों को कंट्रोल करते हैं ना कि इतने टाइम में घर आना है, इतने टाइम में स्कूल जाना है, इतने टाइम में कॉलेज जाना है, इतने टाइम में खाना है। तो ये सारे चीज जो है, कंट्रोलिंग पावर जो है वो बैंकों के पास, बैंकों को कंट्रोल करने के लिए किसी के पास वो पावर नहीं था। तो प्राइवेट बॉडी था इसलिए पब्लिक के साथ वो फ्रॉड और चीट करते थे। ठीक है, तो क्यों चीट करते थे, चीट इसीलिए करते थे क्योंकि उनको पैसा चाहिए था। ठीक है, तो नॉर्मली उस टाइम पे 1921 तक बैंक भी बहुत बन गए थे क्योंकि उस टाइम पे लोगों को लगता था सबसे बेस्ट बिजनेस है बैंक। क्यों सबसे बेस्ट बिजनेस बैंक है, क्योंकि बैंक बहुत कम पैसे में उस टाइम पे हम लोग एस्टेब्लिश कर पाते थे। ठीक है, तो नॉर्मली पब्लिक वहां पे पैसा जमा करते थे और ये लोग क्या करते थे, उस पैसे को लपेट के फरार हो जाते थे। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता था, पब्लिक चीटिंग में पड़ती थी। ठीक है, ये रिपीटेडली बैंक क्या किए, पब्लिक के साथ चीट करने लगे और फ्रॉड करने लगे। इसीलिए पब्लिक जाके ब्रिटिशर्स को कंप्लेन किए। क्या कंप्लेन किए कि ये बैंक हमारे साथ फ्रॉड करते हैं, हम पैसा जमा करते हैं और ये सारे पैसा लेके भाग जाते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स सोचे कि सारे बैंकों के ऊपर एक बाग बना देंगे। ठीक है, मतलब सारे बैंकों के ऊपर एक फादर ऑफ द बैंक बा सेंट्रल बैंक बना देंगे जो कि सारे बैंकों को कंट्रोल करेगा। अगर कोई बाप रहेगा तो ऑब्वियसली सारे बच्चे कंट्रोल में रहेंगे। क्लियर यहाँ तक। इसीलिए ब्रिटिश फिर 1926 में ब्रिटिशर्स क्या किए, एक कमिटी बनाए। ठीक है, 1926 में ब्रिटिशर्स क्या किए, एक कमिटी बनाए और कमिटी का नाम दिए हिल्टन कमिटी। हिल्टन कमिटी, और इसको हम बोल सकते हैं रॉयल कमीशन। रॉयल कमीशन 1926। ठीक है, इस कमेटी के अंडर में वो लोग क्या किए, हिंदुस्तान में एक सेंट्रल बैंक बनाए। वो क्या किए, एक सेंट्रल बैंक बनाए। ओके, हिंदुस्तान में क्या किए, वो एक सेंट्रल बैंक बनाए। क्यों सेंट्रल बैंक बनाए, एक ऐसा बैंक बनाना चाहिए जो कि और जो बैंक है उस बैंकों को कंट्रोल कर सके। ठीक है, क्यों कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि बैंक क्या करते थे, वो सारा पैसा लेके फरार हो जाते थे और पब्लिक के साथ फ्रॉड करने लगे थे। ठीक है, इसीलिए वो लोग क्या किए, एक सेंट्रल बैंक बनाना चाहिए। ठीक है, और
ओके। वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसीलिए बनाए क्योंकि जितने भी बैंक है सारे बैंकों को वो कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो इसके लिए वो क्या किए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाने के लिए वो क्या किए, 1934 में एक एक्ट बनाए। ठीक है, उस एक्ट का नाम है आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, बैंक तो बना दिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम कैसे करेगा, कमिटी के थ्रू में थोड़ी ना काम करेगा, तो वो क्या करेगा, आरबीआई एक्ट एक बनाए। उस एक्ट के अंदर में सारा रूल्स एंड रेगुलेशन वहां पे लिखित रहा और उस हिसाब से हम लोगों का क्या हुआ, आरबीआई एक्ट 1934 में वो लोग 1935 1 अप्रैल को 1935 1 अप्रैल को आरबीआई एस्टैब्लिश्ड हुआ, आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ। ठीक है, तो हम लोग इसको बता देते हैं 1935 1 अप्रैल को आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ। ओके, किस एक्ट के थ्रू में एस्टैब्लिश हुआ, आरबीआई एक्ट 1934 के हिसाब से 1935 1 अप्रैल को आरबीआई को एस्टैब्लिश करा गया। ठीक है, इस एक्ट के जरिए इस एक्ट के जरिए क्या होगा, जितने भी बैंक है सारे बैंक इसके अंदर में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसी को फॉलो करेंगे और आरबीआई सारे बैंकों को कंट्रोल करेगा। ठीक है, बट आरबीआई जब एस्टैब्लिश किया गया उसमें 5 करोड़ का इनिशियल अमाउंट लगाया गया, मतलब इनिशियल जो पैसा वहां पे लगाया गया था 5 करोड़ रुपीस लगाया गया था और आरबीआई बनाया गया था। ठीक है, बट आरबीआई को ये 5 करोड़ कौन लगाया था, यहाँ पे प्राइवेट बॉडी लगाए थे, मतलब शेयर होल्डर्स, प्राइवेट शेयर होल्डर्स जो हैं वो 5 करोड़ रुपीस लगा के आरबीआई को बनाए। ठीक है, किसके थ्रू पे, आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू में आरबीआई को एस्टैब्लिश किया गया। अब समझ में आया यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, 1926 में हिल्टन कमीशन बनाया गया, हिल्टन कमेटी बनाया गया, जिसके थ्रू में हम लोगों का आरबीआई बनाने के लिए वो कमेटी रेकमेंडेड किया। ठीक है, ब्रिटिशर्स क्या किए, 1926 में हिल्टन कमीशन बनाए। ओके, समझ में आया, वो रिकमेंडेड किया कि हिंदुस्तान में एक सेंट्रल बैंक और एक रिजर्व बैंक बनाना चाहिए जो कि सारे बैंकों को कंट्रोल कर सके। ठीक है, वो तो रिकमेंडेड कर दिया। ठीक है, बट उसको बनाने के लिए कोई एक्ट तो पास करना पड़ेगा क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन किसका फॉलो करेगा वो, तो वो क्या किया, 1934 आरबीआई एक्ट बनाया गया। ठीक है, उस एक्ट के हिसाब से 1935 1 अप्रैल को आरबीआई को एस्टैब्लिश किया गया, इनिशियल अमाउंट 5 करोड़ रुपीस देके। कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया, कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता, क्योंकि उस टाइम पे कोलकाता ब्रिटिशर्स का हेड ऑफिस था। ठीक है, वहां पे वो उसको हेड ऑफिस बनाए थे। ठीक है, कोलकाता, और उस टाइम पे उसका नाम था कलकत्ता। ओके, उसका नाम था कलकत्ता। समझ में आया यहां तक? ओके, बट 1935 में इसको कोलकाता में एस्टैब्लिश किया गया और 1937 में आरबीआई को मुंबई शिफ्ट कर दिया गया, मतलब आरबीआई का हेड ऑफिस मुंबई शिफ्ट कर दिया गया 1937 में। इतने तक समझ में आया? ओके, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? 1926 में हिल्टन कमीशन बना। ओके, उसके रिकमेंडेड में 1934 आरबीआई एक्ट बनाया गया, उसके थ्रू में आरबीआई को 1935 1 अप्रैल में कलकत्ता में एस्टैब्लिश किया गया। ओके, फिर उसको 1937 में मुंबई को शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है,
जब आरबीआई बना उसमें गवर्नर कौन थे? फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई इज ऑसबॉर्न स्मिथ, ऑसबॉर्न स्मिथ, जो कि 1935 से 1937 तक यहाँ पे गवर्नर बने थे। फर्स्ट गवर्नर इज ऑसबॉर्न स्मिथ, 1937 से 1935 से 1937 तक यहाँ पे वो कार्यकाल था उनका। ठीक है, सेकंड कौन है? जेम्स टेलर, जेम्स टेलर, जो कि 1937 से 1943 तक यहाँ पे अपना कार्यकाल संभाले थे। ठीक है, सेकंड गवर्नर ऑफ आरबीआई इज जेम्स टेलर, जो कि 1937 से लेके 1943 तक कार्यकाल किए थे। देन थर्ड में है आपका सीडी देशमुख, डॉक्टर सीडी देशमुख। डॉक्टर सीडी देशमुख 1943 से 1949 तक यहाँ पे गवर्नर बने थे। क्वेश्चन आता है फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई इज ऑसबॉर्न स्मिथ, और ये क्वेश्चन भी आता है फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई इज वो सीडी देशमुख, 1943 से 1949 तक अपना कार्यकाल संभाले थे। समझ में आया यहां तक? ओके, क्लियर? फिर हम लोग देखते हैं जब 1947 में इंडिया क्या हुआ? इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, इंडिया इंडिपेंडेंट कब हुआ? स्वाधीन कब हो गया? स्वाधीनता कब मिला इसको? 1947 में। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ गया। कौन आ गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ गया कंट्री में। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या किया? वो सोचा कि हमारे कंट्री को डेवलप करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब कंट्री स्वाधीन हो गया, कंट्री इंडिपेंडेंट हो गया, तो कंट्री का डेवलपमेंट जरूरी है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने कंट्री को डेवलप करने के लिए एक प्लान किया। तो वो क्या सोचा? वो सोचा अगर हम लोग बैंकों को हमारे कंट्री में चारों तरफ फैला दे, ठीक है, बैंक अगर चारों तरफ उसका ब्रांचेस बना लिए तो फिर हमारा कंट्री डेवलप हो जाएगा। बट उस टाइम पे इंडिया का ओनली 20-30% जो एरिया है वो डेवलपमेंट अर्बन एरिया में था। ठीक है, वो अर्बन एरिया था, मतलब 20-30% अर्बन एरिया में था, जहाँ पे थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ था। बट रेस्ट ऑफ जो 70-80% है वो टोटली रूरल एरिया था, जहाँ पे इस रूरल एरिया में डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे तभी जाके कंट्री डेवलपमेंट होगा। क्योंकि तो यहाँ पे 70-80% लोग अगर रूरल एरियाज में रहेंगे तो वहां पे डेवलपमेंट नहीं होगा। तो बैंक अगर रूरल एरियाज में जाएंगे तो वहां पे क्या होगा? वहां पे डेवलपमेंट होगा। कैसे होगा? बैंक से लोग लोन लेंगे, अपना जो फार्मिंग है उसको बढ़ाएंगे, अपना बिजनेस बढ़ाएंगे, एजुकेशन बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोचा कि रूरल एरियाज में बैंक बनाना जरूरी है।
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या किया, आरबीआई को इंस्ट्रक्ट किया कि भाई अपने बैंकों को बोलो वो जाके रूरल एरियाज में अपना ब्रांचेस ओपन करें। ठीक है, बट आरबीआई तो एक प्राइवेट बॉडी था, आरबीआई एक प्राइवेट बॉडी था, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ना 1935 में आरबीआई को 5 करोड़ रुपीस में एस्टेब्लिश किया गया, बट वहां पे जो शेयर होल्डर थे वो प्राइवेट बॉडी थे। क्लियर? तो इसीलिए आरबीआई क्यों गवर्नमेंट की बात मानेगी? पहली बात, आरबीआई क्यों गवर्नमेंट की बात मानेगी? तो आरबीआई गवर्नमेंट की बात को अनसुना किया, वो सुना ही नहीं। वो क्या किया, वो हर चीज को बस नेग्लेक्ट करता गया। ओके, और प्राइवेट बॉडी, प्राइवेट बैंक, आज भी आप लोग देख सकते हो प्राइवेट बैंक रूरल एरियाज में कम है, क्योंकि प्राइवेट बैंकों का मेन काम होता है प्रॉफिट अर्न करना। अगर वो रूरल एरियाज में अपना ब्रांचेस ओपन करेंगे तो वहां पे उनको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या किए, वो अनसुना किए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे हम लोग प्राइवेट बॉडी, मतलब प्राइवेट बॉडी आरबीआई को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोचा हम आरबीआई को हमारे अंडर में ले लेते हैं, मतलब आरबीआई को नेशनलाइज्ड कर देते हैं, आरबीआई को नेशनलाइज्ड कर देते हैं। ठीक है, आरबीआई को पावर देने के लिए, मतलब आरबीआई उनका बात मानेगा, इसी वजह से वो क्या किए, आरबीआई को नेशनलाइज किए। कब नेशनलाइज किए? 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई नेशनलाइज्ड हो गया। ओके, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई नेशनलाइज्ड हो गया अंडर आरबीआई एक्ट 1935। ओके, अंडर आरबीआई एक्ट 1935। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या किया, आरबीआई को बोला अब तो भाई तू नेशनलाइज्ड हो गया, अब तो तू हमारे कंट्रोल में आ गया, अब तू हमारा बात मानेगा। हाँ गया ना, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में आ गया आरबीआई ना, तो फिर आरबीआई अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात मानने के लिए मजबूर है। तो फिर वो फिर से इंस्ट्रक्ट किया आरबीआई को, भाई अपने बैंकों को बोलो जाके रूरल एरियाज में अपना ब्रांचेस ओपन करे। लेकिन आरबीआई बोला मैं नेशनलाइज्ड हूँ, इसीलिए आपकी बात मान सकता हूँ, लेकिन जितने भी बैंक है वो सब आरबीआई एक्ट के थ्रू काम करते हैं। तो आरबीआई एक्ट में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात मानेंगे या आरबीआई की बात मानेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि आरबीआई अगर बोलेगा उनको कि रूरल एरियाज में काम करो तो रूरल एरियाज में वो अपना ब्रांचेस ओपन नहीं करेंगे। तो इसीलिए उनके जो बैंक है उसके अंडर में वो उसकी बात माने ही नहीं। और आरबीआई ये भी बोला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हमारे पास ये पावर नहीं है कि हम बैंकों को बोल सकते हैं कि जाके रूरल एरियाज में अपना ब्रांचेस ओपन करो। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? आरबीआई 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइज्ड हुआ। क्लियर? ओके, सब क्लियर है अभी यहाँ तक? ओके, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोचा भाई हम तो इसको नेशनलाइज कर दिए और इसको हम पावर भी दे दिए, फिर भी काम नहीं बन रहा है। फिर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर से सोचा कि हम लोग क्या करेंगे जो कि आरबीआई की बात सारे बैंक मानेंगे और वहां पे क्या रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आएंगे सो दैट यहाँ पे सारे बैंक रूरल एरियाज में अपना ब्रांचेस ओपन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसीलिए
आरबीआई को पावर देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक दूसरा एक्ट बनाया। ठीक है, आरबीआई को पावर देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक दूसरा एक्ट बनाया, जो कि 1949 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बनाया। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बनाया। इस एक्ट के थ्रू ये मेंशन किया गया, आरबीआई जो भी बोलेगा बैंकों को सारी बात माननी पड़ेगी। और इस एक्ट में ये भी मेंशन किया गया कि सारे बैंक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से काम करेंगे। क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है? 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बनाया गया और यहाँ पे आरबीआई को पावर दिया गया कि उसकी बात सारे बैंक माने। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया सबको? हाँ या ना? फिर यहाँ पे आरबीआई को पावर मिल गया। आरबीआई सारे बैंकों को बोला कि अपना अपना ब्रांचेस जो है रूरल एरियाज में ओपन करो, सो दैट गवर्नमेंट हमारा मतलब हमारा इंडिया डेवलप हो सके। क्लियर? ऐसा हम लोगों का आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वहां पे कितने बोर्ड ऑफ मेंबर्स है आरबीआई में और कौन कौन है, गवर्नर कौन है और क्या उस जो कमिटी है आरबीआई के अंडर में जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स है उनका काम क्या है और आरबीआई काम कैसे करता है। ठीक है, ये सब हम लोग देखेंगे। बोर्ड ऑफ मेंबर्स, कितने बोर्ड ऑफ मेंबर्स है आरबीआई में? The board of members of RBI is 21. कितने? टोटल बोर्ड ऑफ मेंबर्स आरबीआई में कितने हैं? 21। उसमें से एक क्या है? गवर्नर, एक है गवर्नर और 4 है डेपुटी गवर्नर। एक है गवर्नर, 4 है डेप्यूटी गवर्नर, फिर दो आते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से, 2 आते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से। ओके, एक है गवर्नर, 4 है डेप्यूटी गवर्नर, 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से आते हैं, फिर 10 member appointed by the government of India. 10 member appointment by government of India. 10 member appointment by the government of India. और 4 हमारे जो लोकल बोर्ड ऑफिस है वहां से आते हैं 4 मेंबर। लोकल बोर्ड ऑफिस कहाँ कहाँ पर है? 4 हमारा जो लोकल बोर्ड ऑफिस है वो कहाँ है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई। ये है आप लोगों का 4 लोकल बोर्ड ऑफिस। ठीक है, हो गया। 1 4 5 to 7 7 4 11 11 10 21। तो टोटल है 21 बोर्ड ऑफ मेंबर्स। आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, 21 है हमारे बोर्ड ऑफ मेंबर्स जो कि आरबीआई के हैं। ठीक है, अभी गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ओके, गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। 4 डेप्यूटी गवर्नर है। ठीक है, कौन कौन है? 4 डेप्यूटी गवर्नर है। कौन कौन है?
महेश कुमार जैन, MD पात्रा, श्री महेश कुमार जैन। सेकंड में है डॉक्टर MD पात्रा। ओके, नेक्स्ट है श्री T रविशंकर। देन 4 में है, 4 में कौन है? 4 में है मिस श्री M राजेश्वर राव, श्री M राजेश्वर राव। ओके, क्लियर? समझ में आया? ओके, ये है 4 डेप्यूटी गवर्नर जो कि RBI के बोर्ड ऑफ मेंबर है। एक है श्री MK जैन, ओके, महेश कुमार जैन, डॉक्टर MD पात्रा, श्री T रविशंकर, श्री M राजेश्वर राय। ये है 4 बोर्ड ऑफ मेंबर। ठीक है, 2 मेंबर फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्ट्री, 2 मेंबर फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्ट्री कौन कौन है? देवाशीष पन्ना, ओके, नेक्स्ट है सम मल्होत्रा, देवाशीष पंडा। नेक्स्ट है हम श्री संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा, ठीक है। ये 2 है फाइनेंस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से आते हैं जो कि बोर्ड ऑफ मेंबर है RBI में। ठीक है, एक है इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी, एक होते हैं इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी, दूसरा है फाइनेंस सर्विसेज सेक्टर से आते हैं 2 मेंबर। क्लियर? लोकल बोर्ड ऑफिस से जो मेंबर आते हैं उनका नाम पूछा नहीं जाता है। ठीक है, और इतना आपको याद रखना है। क्लियर यहाँ तक? ये है आपका एस्टैब्लिशमेंट ऑफ RBI और द बोर्ड ऑफ मेंबर ऑफ RBI। ओके, क्लियर? समझ में आया सबको? नेक्स्ट है उसका सब्सिडियरीज ऑफ RBI जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको नेक्स्ट और भी वीडियो चाहिए और भी आप पढ़ना चाहते हैं इस बारे में, मतलब इस आपको इकोनॉमिक्स और आपका बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में, तो फिर आप मुझे नीचे कमेंट में लिखिए। ओके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इसको शेयर करिए और भी शेयर करिए, जो कि बच्चे यहाँ पे कोचिंग सेंटर में बहुत सारा पैसा देके पढ़ते हैं, तो आप यहाँ पे फ्री में पढ़ सकते हो। क्लियर? ओके, थैंक यू।